नेक्स्ट चैप्टर जी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड गियरिंग और ऑल्टरनेटिवली गियरिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। बेसिकली इसके ऊपर मेंशन्ड है चैप्टर नंबर 12। लेकिन मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, फिर बता देता हूँ कि बीपीपी ने अपना स्टडी टेक्स्ट का नंबर्स चेंज किए हैं, जिस वजह से अब इसका नंबर 12 है। कंटेंट में कोई तब्दीली नहीं है। पहले उनके 20 चैप्टर्स होते थे, अब उन्होंने 15 चैप्टर्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपको ये चैप्टर्स मर्ज नजर आएंगे। और कंटेंट में कोई तब्दीली नहीं आई, सब सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया। इस चैप्टर पे हमारा फोकस क्या होगा? इस चैप्टर पे हमारा फोकस तीन चीज़ों पर होगा। पहला हमारा फोकस गियरिंग पर है, दूसरा हमारा फोकस इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ पर है, और तीसरा हमारा फोकस फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज पर है। बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज जो होता है, ये बिजनेस फाइनेंस के साथ भी रिलेटेड है, बिजनेस फाइनेंस का भी पोर्शन है। और ये गियरिंग या कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ भी रिलेटेड है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज जो होती हैं वो किसे कहते हैं, वो अपने लिए फाइनेंस कैसे रेज करती हैं, या उन्हें फाइनेंस रेज करने में किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ओवरव्यू ओवरव्यू अब आप लोगों को याद हो गया है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फोकस कौन से तीन मेन डिसीजंस हैं? इसका फोकस तीन मेन डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजंस हैं। इस वक्त जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर और गियरिंग पढ़ रहे हैं, उसका ताल्लुक फाइनेंशियल डिसीजन से है कि हाउ मच डेट इज यूज टू फाइनेंस। इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ हाई लेवल ऑफ गियरिंग। कंपनी की अगर गियरिंग लेवल हाई है तो वो क्यों है, उसकी क्या वजह है। असेस द इम्पैक्ट ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन फाइनेंशियल पोजीशन। हमने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का इम्पैक्ट देखना है कि वो क्या होता है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पर, कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क पर। यूजिंग अप्रोप्रिएट मैयर, और जो भी रेलेवेंट रेशियोज या मैयर्स हैं वो यूज करेंगे, इंक्लूडिंग रेशियो एनालिसिस। इसमें रेशियो एनालिसिस को देखेंगे। यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गियरिंग, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल गियरिंग, इंटरेस्ट कवरेज एंड अदर रेलेवेंट रेशियोज। इस सब रेशियो एनालिसिस का ही एक दूसरा नाम होता है फंडामेंटल एनालिसिस, कि हम फंडामेंटल्स को देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। कैश फ्लो फोरकास्टिंग, कि कंपनी ने कर्जा लेना है तो वापस कैसे करेगी, अपनी कैश फ्लो फोरकास्टिंग करते हैं। शेयर होल्डर्स वेल्थ पे इफेक्ट देखते हैं। डिस्क्राइब द फाइनेंसिंग नीड ऑफ अ स्मॉल बिजनेस, और एक स्मॉल बिजनेस की फाइनेंसिंग नीड्स क्या होती हैं और वो कैसे फुलफिल की जाती हैं। Describe the nature of financial problem for small businesses in terms of funding gap। हमने नेचर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस करनी है स्मॉल बिजनेसेस की, जिसमें फंडिंग गैप क्या होता है, मेच्योरिटी गैप क्या होता है, एंड इनएडुकेट सिक्योरिटी क्या होती है। फंडिंग गैप कैसे फिल होगा, मेच्योरिटी गैप कैसे फिल होगा, और इनएडुकेट सिक्योरिटी क्या होगी। इसके बाद आता है जी हमारे पास एक्सप्लेन मेजर दैट मे बी टेकन टू ईज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम, टू ईज द फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ एसएमईज। एसएमईज की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कैसे कम करना है, इंक्लूडिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी। आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर एसएमईज। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एसएमईज के क्या होते हैं, कैसे एसएमईज अपने लिए पैसा रेज करेंगी। इवेल्युएट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट और डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का एसएमईज की के ऊपर क्या फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना है। इस चैप्टर का की मॉडल या थ्योरीज जो मेन फोकस है वो है गियरिंग एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट टू रिस्क। जैसे कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि अगर फाइनेंशियल गियरिंग बढ़ेगी तो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल गियरिंग कम होगी तो फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा। फाइनेंस फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज, और हमने देखना है कि हम फाइनेंस अगर यूज करते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए, तो वो किस तरीके से रेज किया जाता है, उसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं,
और उन डिफिकल्टीज को कितना मैक्सिमम हम ओवरकम कर सकते हैं और कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज हैं जिसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। Financial risk gearing is the amount of debt finance a company uses relative to its equity finance. Gearing is the amount of debt finance. Gearing basically क्या है? Gearing कहते हैं debt finance की amount को। A company uses relative to its equity finance. Company देखती है कि equity finance के बदले में उसका कितना कर्जा है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल गियरिंग की, कि फाइनेंशियल गियरिंग ऐसी चीज है कि जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं हमारी इक्विटी के बदले में, या हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं इक्विटी के कंपैरिजन में। क्या हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स इक्विटी के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, कम है, या अप्रोप्रिएट है। अब इसके ज़्यादा, कम या अप्रोप्रिएट होने का कोई वैसे रूल ऑफ थंब नहीं होता कि हम ये कह दें कि 50% कर्जा लिया हुआ है तो ये ठीक है, 70% लिया है तो ज़्यादा है, 25% लिया है तो कम है, आप ले सकते हैं कर्जा। और ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री एवरेजेस पर, ये डिपेंड करता है आपके कंपेटिटर्स पर। अगर तो आपकी इंडस्ट्री एवरेज यही चल रही है कि जिसमें लोग 50% कर्जा लेते हैं या कंपनीज 50% कर्जा लेती हैं, और आपने भी अगर 50% कर्जा ले लिया है तो आप एवरेज पर ही हैं। 48% है तो एवरेज के करीब है, 51 52 है तो थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा है जिसको मैनेज किया जा सकता है। अगर आप अपनी इंडस्ट्री एवरेज से बहुत कम लोन पर है तो इसका मतलब है कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सही तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे फंड रेज करके बिजनेस एक्सपेंशन की। लेकिन ये भी फैक्टर होता है कि मे बी पॉसिबल आपके पास अपॉर्चुनिटीज बिजनेस एक्सपेंशन की अवेलेबल हों, बट कर्जा लेने के लिए आपके पास कोई वो मोर्टगेज करने के लिए कोई एसेट अवेलेबल ना हो। अगर ऐसी सूरत है तो तब भी कंपनी के लिए कर्जा रेज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। डेट फाइनेंस इज रिलेटिवली लो रिस्क फॉर डेट होल्डर्स। जब आप लोन लेते हैं, डेट फाइनेंस लेते हैं, तो वो लो रिस्की है फॉर द डेट होल्डर जिसने कर्जा प्रोवाइड किया है। शेयर होल्डर जो होता है उसके लिए रिस्क ज्यादा है, कंपनी बैंकरप्ट होगी तो उसको सब्सिडी पे पैसे मिलेंगे। लो रिस्की है फॉर द डेट होल्डर्स। इंटरेस्ट मस्ट बी पेड, और जब आपने कर्जा ले लिया तो अब आपकी एक फिक्स कॉस्ट हो गई इंटरेस्ट जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। फिर डेट होल्डर जो होता है उसके को आप अपना कोई भी एक ऐसा नॉन करंट एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो या जिसकी रिलायबल मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो वो मोर्टगेज करवाते हैं। लोन कैन बी सिक्योर्ड फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। आप लोन को सिक्योर कर सकते हैं या फिक्स्ड इंटरेस्ट से या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट से। अपॉन लिक्विडेशन डेट रैंक्स हायर देन द शेयर, और अगर कंपनी लिक्विडेट कर गई तो क्रेडिट हिरारकी में, क्रेडिटर्स हिरारकी में जिन लोगों ने कर्जा दिया है उनको पहले पैसे वापस मिलेंगे एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने कर्जा ने नहीं दिया हुआ, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं कंपनी के। लेकिन डेफिनेटली वो डिविडेंड ज़्यादा कमाते हैं, वो कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा लेते हैं, जबकि इनको सिर्फ एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है सिक्योरिटी के बदले, मोर्टगेज की सिक्योरिटी के बदले। डेट रैंकिंग में पैसे, जल्दी पैसे मिलने की सिक्योरिटी के बदले में अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो इन्हें जो फिक्स इंटरेस्ट मिलता है वो डिविडेंड के मुकाबले में अक्सर बहुत कम होता है। However, higher level of debt increases risk for the lender। लेकिन किसी भी कंपनी का जैसे जैसे कर्जा बढ़ता जाता है तो वो कर्जा हर नए कर्जा देने वाले के लिए भी और पुराना कर्जा जिसने दिया हुआ है उसके लिए भी रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एज्यूम करते हैं कि अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा या कंपनी के बैंकरप्ट होने की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। सप्लायर्स एंड शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स और शेयर होल्डर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि जो सप्लायर्स हैं उनको डर ये लगा होता है कि अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो हमारे पैसे कैसे रिकवर होंगे या हमारे पैसे कौन वापस करेगा। इसी तरह से जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कंपनी कर्जा लेती जा रही है जिसकी वजह से कंपनी का फाइनेंशियल गियरिंग और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जा रहा है। अब ये जो फाइनेंशियल गियरिंग या फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का इतना बढ़ चुका है, इसको कंपनी कैसे कंपनसेट करेगी, इसको कंपनी हमें कैसे हाई रेट ऑफ रिटर्न या
हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे के हमें कैसे कंपनसेट करेगी, और कंपनी क्या फोर्सी कर रही है फ्यूचर में अपने कैश फ्लोज या अर्निंग्स कि जिसके थ्रू इतने ज़्यादा कैश फ्लोज आ जाएंगे या जिसके थ्रू इतनी ज़्यादा अर्निंग्स आ जाएंगी कि कंपनी अपना कर्जा भी वापस कर सके और कंपनी अपना इंटरेस्ट भी वापस कर सके। गियरिंग लेवल, high gearing means profit available for dividend are much more variable than in a low geared company. High gearing means profit available for dividend are much more variable. क्यों वेरिएबल है जी? इसलिए वेरिएबल है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होता है सेल्स रेवेन्यू से, इसमें से आप माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को, आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से आप माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, आपके पास अब जो चीज आई है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब आप पहले क्या माइनस कर रहे हैं? पहले माइनस कर रहे हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का पोर्शन जितना बड़ा होता जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अमाउंट उतनी कम होती जाएगी। फिर इसमें से आपने माइनस कर देना है टैक्स। अब ऑलरेडी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका कम है तो टैक्स की अमाउंट भी डेफिनेटली कम ही होगी, मगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बचेगा आपके पास, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर ना हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप डिविडेंड देना है। अगर हाई इंटरेस्ट आप यहाँ पे कर चुके हैं ड्यू टू हाई फाइनेंशियल गियरिंग, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब आपके पास लोअर अमाउंट बची है, उसमें से अब आपने रिटेन अर्निंग भी मैनेज करनी है और डिविडेंड भी मैनेज करना है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ये दो चीजें कैसे मैनेज करेंगे। इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉल बाय 60%, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% से कम हो गया, ऑल द गियर्ड कंपनीज प्रॉफिट वुड हैव बीन कंज्यूम्ड बाय इंटरेस्ट, जितनी भी गियर्ड कंपनी की प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट के थ्रू कंज्यूम हो जाएगा। इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉल बाय 60%, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 60% से कम हो गया, ऑल द गियर्ड कंपनीज प्रॉफिट वुड हैव बीन कंज्यूम्ड बाय इंटरेस्ट। जो मैंने यहाँ पे बात की कि अगर तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स जो है वो मेंटेन्ड है या बढ़ता जा रहा है, तो फिर तो आप अपने इंटरेस्ट के बर्डन को बियर कर सकते हैं और आप इसे पे कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर में किसी साल में या किसी 2 सालों में बिजनेस फॉल कर गया, रेवेन्यू कम हो गई, तो उस सूरत में आपके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप अपने डिविडेंड को मैनेज कर सके। फिर आप अपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स में से एक मेजर पोर्शन इंटरेस्ट का दे देंगे और उसके बाद कुछ बच गया तो वो टैक्स में चला जाएगा, उसमें से कुछ प्रॉफिट को बहुत थोड़ा पोर्शन होगा कंपनी के पास डिविडेंड के तौर पे देने के लिए। गियरिंग मैग्निफाइज वेरिएबिलिटी एंड सो इंक्रीज रिस्क। गियरिंग जो है वो बेसिकली क्या करती है, भी वेरिएबिलिटी को बढ़ा रही है। कैसे, ये हमने बता दिया कि कैसे बढ़ा रही है, कि जितना गियरिंग बढ़ती जाएगी उतना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, उतना इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ेगा, उतना प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम होता जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होता जाएगा और डिविडेंड के लिए अमाउंट कम हो जाएगी, और रिस्क जो है वो हमारा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। गियरिंग इज कॉल्ड लेवरेज इन सम कंट्रीज, इसको लेवरेज भी कहते हैं, फाइनेंशियल गियरिंग कह दें या फाइनेंशियल लेवरेज कह दें, एक ही बात होती है। लेवरेज लिवर, लिए लिवर की शेप आपके पास बनी हुई है। लेवरेज का मतलब ही यही है कि आपके पास कितना लेवरेज अवेलेबल है लोन बर्डन बियर करने का, आपका इक्विटी का प्रोपोर्शन अभी लोन के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, आपके पास इंटरेस्ट का बर्डन कितना बियर करने का मार्जिन अवेलेबल है, अभी कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऐसा है जिसमें से आप इंटरेस्ट का बर्डन बियर कर सकते हैं। अब गियरिंग रेशोज में जो हमारे पास पॉपुलर रेशोज आती हैं, ये चार हमारे पास पॉपुलर रेशो हैं: गियरिंग रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज। तो इनको हम अलग अलग देखेंगे जी, पढ़ेंगे। फाइनेंशियल गियरिंग, पहली चीज है फाइनेंशियल गियरिंग, जो इसके साथ क्या चीज एसोसिएटेड है, इसके साथ एसोसिएटेड है फाइनेंशियल रिस्क। जैसे ही फाइनेंशियल गियरिंग बढ़ेगी फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, जैसे ही फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा वैसे ही फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट बढ़ जाएगी,
फाइनेंशियल डिस्ट्रेस्ड कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर की जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगी। फाइनेंशियल गियरिंग बढ़ी, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा, कंपनी के बैंक्रप्सी के चांसेस बढ़ गए और उसको भी आप फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट में ही कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली फाइनेंशियल गियरिंग है। किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल गियरिंग बहुत ज़्यादा होना कभी भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं समझा जाएगा, ये हमेशा एक नेगेटिव इंडिकेटर है। फाइनेंशियल गियरिंग इज इक्वल टू प्रायर चार्ज कैपिटल। प्रायर चार्ज कैपिटल वो होते हैं जिनके ऊपर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है और इनके ऊपर आपने फिक्स्ड डिविडेंड पे करना होता है। जब हम प्रायर चार्ज कैपिटल की बात करते हैं तो हम जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उसको भी इसी में शामिल कर लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर फिक्स्ड डिविडेंड पे कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100, फाइनेंशियल गियरिंग परसेंटेज में कैलकुलेट की जाएगी तो डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100 हो जाएगी। दूसरा फार्मूला है फाइनेंशियल गियरिंग का कि फाइनेंशियल गियरिंग इज इक्वल टू प्रायर चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड यूज करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, या कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फार्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इस सूरत में अक्सर ये जो फाइनेंशियल गियरिंग है इसको फाइनेंशियल गियरिंग नहीं कहा जाता, इसको कैपिटल गियरिंग भी कहा जाता होता है या कैपिटल गियरिंग भी कह सकते हैं क्योंकि प्रायर चार कैपिटल डिवाइड हो रहा है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड से। इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। और फाइनेंशियल गियरिंग इज इक्वल टू प्रायर चार्ज कैपिटल इक्विटी प्लस प्रायर चार्ज कैपिटल। इक्विटी प्लस क्या हुआ, इक्विटी प्लस सिर्फ वो चीजें जिनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है। प्रायर चार्ज कैपिटल इज इक्वल टू लोन प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जो मैंने आपसे यहाँ पे बात की कि फिक्स्ड इंटरेस्ट प्लस फिक्स्ड डिविडेंड आइटम्स को कहते हैं प्रायर चार्ज आइटम। Capital is measured using the statement of financial statement of financial position amount. If given market value, use these instead. Ideally तो आपको लोन नोट्स की, इसी तरह से रेफरेंस शेयर्स की और ऑर्डिनरी शेयर्स की, इनकी आइडियली तो मार्केट वैल्यू यूज करनी चाहिए जब आप फाइनेंशियल गियरिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट वैल्यूज अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में फिर जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में वैल्यूज दी होंगी जिनको हम बुक वैल्यूज कहते होते हैं, आप वो बुक वैल्यूज यूज करेंगे। इफ अ क्वेश्चन डिफाइन गियरिंग इन अनदर वे यूज दैट। अगर क्वेश्चन जो है वो डिफाइन करेगा गियरिंग को इन अनदर वे तो फिर आपने उसे यूज करना है। इसके बाद आता है जी डेट रेशो। डेट रेशो इज इक्वल टू व्हाट, टोटल डेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब जब आप टोटल डेट्स कह देते होते हैं तो टोटल डेट्स का मतलब है कि जितने भी आपके पास लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, इसके अलावा अगर कोई मीडियम टर्म लोन्स हैं, आमतौर पे मीडियम टर्म लोन्स भी लॉन्ग टर्म लोन्स की कैटेगरी में जा रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई शॉर्ट टर्म लोन्स हैं तो ये सब टोटल डेट्स में चला जाएगा। और टोटल एसेट्स में क्या जाएंगे, टोटल एसेट्स में हमारे पास सारे नॉन करंट एसेट्स चले जाएंगे और इसी तरह से टोटल एसेट्स में हमारे पास नॉन करंट सॉरी करंट एसेट्स चले जाएंगे। लेकिन ये वाली जो डेट रेशो होती है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर डेट रेशो नहीं है। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर डेट रेशो है वो हमेशा फाइनेंशियल गियरिंग है। कैपिटल गियरिंग भी कंपैरेटिवली कम ही पॉपुलर कंसिडर की जाती है। अगली डेट रेशो ये जो है इसका फार्मूला कैपिटल गियरिंग का ही है। काइंड ऑफ कह सकते हैं आप कैपिटल गियरिंग टोटल डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज मेजर करता है कि आज मेरे पास कितना प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जिससे मैं अपना करंट इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर सकता हूँ। और अगर मैं और कर्जा लेना चाहता हूँ तो उस एडिशनल लोन की सूरत में मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ जाएगा।
उस इंटरेस्ट एक्सपेंस के बढ़ने की सूरत में मेरा कितना इंटरेस्ट कवरेज होगा। लेकिन डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम जब कंपनी कर्जा ले रही होती है तो उस नए कर्जे को कंपनी ने इन्वेस्ट करना है, और उस इन्वेस्ट करने से कंपनी की रेवेन्यू बढ़ेगी, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बढ़ेगा। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि रिवाइज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना होगा और रिवाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, और करंट के साथ रिवाइज को कंपेयर करेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितने टाइम्स बनती है। शो हाउ मेनी टाइम्स इंटरेस्ट कैन बी पेड आउट ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग्स के कितने टाइम्स एक परसेंट आप पे कर सकते हैं इंटरेस्ट कवर। A falling interest coverage ratio implies it is increasingly difficult to pay interest. Definitely जितनी इंटरेस्ट कवरेज हाई होगी उतना जो है वो सुपीरियर या बेहतर कंसिडर किया जाएगा, लेकिन जितनी इंटरेस्ट कवरेज जो है वो लो होगी उतना वीकन कंसिडर किया जाएगा, और फ्यूचर में कंपनी के लिए कर्जा लेना मुश्किल हो जाएगा जब तक के वो पुराने कर्जे वापस करके अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम करके अपना इंटरेस्ट कवरेज बेहतर नहीं करते। क्योंकि अक्सर जो होता है बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें आपको लोन प्रोवाइड करना होता है वो कवनेंट लगा देता होता है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि हम आपको और मजीद कर्जा नहीं देंगे जब तक कि आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो को और फाइनेंशियल गियरिंग को इस सर्टेन लेवल तक मेंटेन नहीं करते या कम करके नहीं ले आते। क्योंकि हर कर्जा देने वाले की एक्सपेक्टेशन ये है कि उसने अपने पैसे रिकवर करने हैं, तो कितने टाइमली जो है वो आप उसको उसके पैसे दे सकते हैं या आपकी कैपेसिटी जो है वो क्या है कि आप कितना टाइमली उसको उसकी पेमेंट करें सो दैट कि वो अपने पैसे रिकवर कर ले आपसे। और फ्यूचर लोन्स लेने के लिए भी अक्सर हमें यही सेटलमेंट्स करनी पड़ती हैं। Question to consider, G, which of the following businesses do you think could survive more easily on a low interest coverage ratio? लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑफिस रेंटल कंपनी। अब नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस बिजनेस में कर्जा लिया कितना जाता होता है। Which of the following businesses do you think could survive more easily on low interest coverage? A construction company or an office rental company? Almost certainly the office rental company would survive more easily. क्यों? क्योंकि उसका काम ये है कि उसने ऑफिस लेकर फिर लैंडलॉर्ड से लेकर टेनेंट को रेंट कर देना है। द कंस्ट्रक्शन कंपनी विल प्रॉब्ली हैव इरेटिक इनकम फ्लोज। कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कभी भी कंसिस्टेंट इनकम नहीं होती है, उसके डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में सेल अगर हो रही है तो बहुत क्विकली हो रही है और वहां से कैश फ्लो अच्छा जनरेट हो रहा है, कुछ प्रोजेक्ट्स सेल स्लो हो गई और कैश फ्लो स्लो जनरेट हो रहा है। और बाज मरतबा ये भी मुमकिन होता है कि वो किसी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पर पहुंचने के बाद जो है वो उनके क्लाइंट ने पेमेंट करनी है, उस वक्त तक कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने पास से ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। Whereas the rental is likely to have more stable income. रेंटल जो है वो स्टेबल इनकम होती है, इसलिए ये पे कर सकते हैं फ्यूचर में इंटरेस्ट को। अब यहाँ पे दो तरह के रेंटल कंपनीज आप कह सकते हैं। एक तो वो लोग हैं जिनका अगर काम सिर्फ ये है कि उन्होंने किसी टेनेंट की किसी लैंडलॉर्ड की बिल्डिंग लेनी है और उसको आगे किराए पे दे देना है, तो उनके बिजनेस में कर्जे का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है ही नहीं। दूसरे वो हैं जिनके पास अपने प्रीमिसेस हैं और वो किराए पे दे देते हैं, तो वो अगर कर्जा लेते भी हैं तो उनको एक सिक्योर इनकम किराए के तौर पर आ रही होती है जिससे वो अपने कर्जे का इंटरेस्ट वापस कर सकते हैं, अपना कर्जा टाइम भी वापस कर सकते हैं। इसलिए उनकी फाइनेंशियल गियरिंग जो है वो सॉरी उनका जो इंटरेस्ट कवरेज है वो बेहतर होगा एज कम्पेयर टू कंस्ट्रक्शन कंपनी। इसको आप ऐसे सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के कैश फ्लोज अगर बेहतर होंगे, अगर एक बिजनेस के कैश फ्लोज हाई होंगे या एक बिजनेस के कैश फ्लोज कंसिस्टेंट होंगे, तो उस सूरत में क्या होगा, कैश फ्लोज के हाई होने की सूरत में या कैश फ्लोज के कंसिस्टेंट होने की सूरत में क्या होना है, इसकी सूरत में हमारा जो इंटरेस्ट कवरेज है
वो या तो हाई होगा और या फिर हमारा इंटरेस्ट कवरेज मेंटेन रहेगा या कंसिस्टेंट रहेगा। लेकिन ऐसा बिजनेस जिसके कैश फ्लोज जो हैं वो फॉल कर रहे हों या उसके कैश फ्लोज इनकंसिस्टेंट हों, तो यही इम्पैक्ट लीड करेगा इंटरेस्ट कवरेज पर भी, और इंटरेस्ट कवरेज भी या तो फॉल कर देगा और या फिर इंटरेस्ट कवरेज भी इनकंसिस्टेंट होगा। जैसे अगर कोई आदमी जॉब कर रहा है और उसको ये मालूम है कि मेरी एक फिक्स्ड इनकम आनी है, या फॉर एग्जांपल ये कि उसकी सैलरी के अलावा उसको पता है कि मेरे पास कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिससे मुझे एक पैसिव इनकम आ जाती है, जिससे मैं अपनी कार लीजिंग या कोई और कर्जे की इंस्टॉलमेंट वापस कर सकता हूँ, तो वो सेफ है क्योंकि उसके पास कैश फ्लो जनरेट करने के ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ऑपरेशनल गियरिंग। ऑपरेशनल गियरिंग क्या होती है जी? ऑपरेशनल गियरिंग का बेसिकली ताल्लुक है हमारी फिक्स कॉस्ट के साथ। अगर किसी भी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट हाई होगी तो उसका ऑपरेशनल गियरिंग हाई होगा, और जिस बिजनेस का ऑपरेशनल गियरिंग हाई होगा इसका मतलब ये कि उसका बिजनेस रिस्क हाई है। फाइनेंशियल गियरिंग का ताल्लुक था फाइनेंशियल रिस्क के साथ, इसका ताल्लुक है बिजनेस रिस्क के साथ। अगर किसी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट हाई है तो इसका मतलब ये है कि उस बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट हाई होगा। जब एक बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट हाई है, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट हाई है, तो इसका मतलब ये है कि उसका बिजनेस रिस्क जो है वो हायर बिजनेस रिस्क है। चांसेस ऑफ फेलियर ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का बर्डन वो बिजनेस बहुत बियर कर रहा है। वो बिजनेस अपनी रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिक्स कॉस्ट कॉस्ट का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो पे करता है। Financial gearing causes problem because interest must be paid no matter what the operating profit। ये फाइनेंशियल गियरिंग के साथ है। Fixed costs such as rent must be paid so that similar risk this is measured by operational gearing। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक जो पॉपुलर फार्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और कंट्रीब्यूशन का मतलब आप लोगों को पता है कि सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। ऑल्टरनेटिवली भी हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं जिसमें हम कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। ये भी फाइनेंशियल गियरिंग को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है फार्मूला। और इसके अलावा एक और अप्रोच भी है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100, जिसमें हम फिक्स कॉस्ट को बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट के कंपैरिजन में देख रहे हैं कि क्या वेरिएबल कॉस्ट के प्रोपोर्शन में फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन लो है या हाई है। अगर वेरिएबल कॉस्ट के प्रोपोर्शन में फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन हायर होगा तो इट मीन्स कि फाइनेंशियल ऑपरेशनल गियरिंग बिजनेस की हाई है। अ हायर रेशियो इम्प्लाइज अ हायर लेवल ऑफ फिक्स कॉस्ट। जितना हाई रेशियो है इसका मतलब फिक्स कॉस्ट उतनी हाई है और उतना हायर बिजनेस रिस्क है, जो मैंने ऊपर आपको बता दिया कि इस रिलेशनशिप को आपने कभी नहीं भूलना कि अगर बिजनेस की फिक्स कॉस्ट हाई है तो इसका मतलब बिजनेस का ब्रेक इवन पॉइंट हाई है। इट मीन्स कि बिजनेस का ऑपरेटिंग गियरिंग ऑपरेशनल गियरिंग या ऑपरेटिंग गियरिंग हाई है, एंड इट मीन्स कि बिजनेस रिस्क ओवरऑल हाई है। अगर फिक्स कॉस्ट कम है तो ये सब चीजें लो हैं। जितनी किसी बिजनेस की हाई फिक्स कॉस्ट है उतना वो ज्यादा रिस्क में है। जैसे ही थोड़ा सा भी रेवेन्यू में फॉल आया वो बिजनेस एकदम क्राइसिस फेस करेगा। कैश फ्लो वीक हो गए तो बिजनेस क्राइसिस फेस करेगा। लेकिन जितनी किसी बिजनेस की फिक्स कॉस्ट कंट्रोल है, जैसे भी रेवेन्यू में अगर डिप आता है तो उसको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके कैश फ्लोज कंसिस्टेंट है तो उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद आता है जी हाउ मच डेट इज अप्रोप्रिएट। दिस डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड इट्स बिजनेस। मोर डेट इज अप्रोप्रिएट इफ healthy competitive position, less danger of profit falls। competitive position जो है वो healthy होगी और less danger of profit falls, प्रॉफिट के कम होने के चांसेस कम है। अर्निंग्स हमारी स्टेबल होंगी, कैश फ्लो स्टेबल होगा और अर्निंग्स और ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होंगी। जितना आपके पास जो है वो मोर डेट अप्रोप्रिएट ही तब होता है जितना आपके पास स्टेबल बिजनेस होता है, जितनी आपकी कैश फ्लो पोजीशन स्टेबल है। आप हेल्दी कंपेटिटिव पोजीशन है, आपकी मार्केट में मार्केट शेयर हाई है, डेंजर कम है, आपका प्रॉफिट कम होने के चांसेस कम है।
आपकी अर्निंग स्टेबल है, कैश फ्लो स्टेबल है, मीन्स कि आपकी अर्निंग्स जो हैं वो पावरफुल हैं, प्रिडिक्टेबल हैं, और हम फोर्सी कर सकते हैं कि आप अपना इंटरेस्ट जो है वो टाइमली पे कर देंगे, और अपने जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो भी टाइमली देंगे। प्रॉफिट मार्जिन अगर हाई है तो इस मीन्स के कंपनी के पास ये मार्जिन अवेलेबल है कि वो अच्छा रिजर्व क्रिएट कर सकती है। उससे भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है कि अगर फ्यूचर में किसी वक्त फॉल भी आ गया तो इतने पैसे अवेलेबल होंगे कि हम टाइमली इंटरेस्ट पे कर सकते हो, टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकते हैं। लो ऑपरेशनल गियरिंग, effect of fall in business is not magnified by fixed cost। लो ऑपरेशनल गियरिंग कम होगी तो बिजनेस के फॉल करने की वजह से कोई बड़ा मेजर नुकसान नहीं होना, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट कम थी। जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर फिक्स कॉस्ट का बर्डन कम हो तो फिर तो रेवेन्यू में रिडक्शन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन अगर फिक्स कॉस्ट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो तो फिर रेवेन्यू में रिडक्शन एब्जॉर्ब करना बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल है। Most assets tangible, security for lender, low rates and less vulnerable to rapid impairment। Most assets tangible, security for lenders, lower rates and less vulnerable to rapid impairment। जितना ज़्यादा आपके पास होगा नॉन करंट एसेट्स कर्जे के लिए, मोर्गेज के तौर पे रखवाने के लिए, उतना ज़्यादा आपके लिए ये पॉसिबल हो जाएगा या आपके लिए ये आसान हो जाएगा कर्जा लेना, और आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी थोड़ा कर्जा मिल सकता है, क्योंकि बैंक को या लोन प्रोवाइडर को या लेंडर को अपनी सिक्योरिटी नज़र आ रही होती है कि बैंक रप्सी के तो की सूरत में हम अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। हाउ मच डेट इज अप्रोप्रिएट, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एंड कैश फ्लो पोजीशन, जो हमने बता दिया कि प्लेंटी ऑफ कैश टू पे इंटरेस्ट व्हेन ड्यू हमेशा होना चाहिए। इकोनॉमिक आउटलुक इफ गुड, प्रॉफिट एंड एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, कंपनी की इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो गुड होनी चाहिए। इफ करंट गियरिंग और डेट टू इक्विटी रेशियो आर लो देन देयर विल प्रोबेबली बी कैपेसिटी टू बोरो मोर। अगर तो आपका करंट गियरिंग लेवल, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि पूरी इंडस्ट्री का 50% है लेकिन आपका 25% है, और आपके पास नॉन करंट एसेट भी अवेलेबल है मोर्गेज के तौर पर रखवाने के लिए, इट मीन्स कि अभी आपके पास मार्जिन है कर्जा लेने के लिए, आप कर्जा लेके इन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हैं। लो शेयर प्राइस, इफ शेयर प्राइसेस आर लो, issuing equity raises little money for each share, better to raise capital using loan। अगर आपकी मार्केट में शेयर प्राइस लो है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अगर आप पैसे रेज करना चाहते हैं नए शेयर इशू करके तो मे बी पॉसिबल कि आपको इसमें कोई ज़्यादा कामयाबी ना हो, क्योंकि आपका जो शेयर है वो मार्केट में अट्रैक्टिव नहीं है। जब एक शेयर मार्केट में अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी के मजीद शेयर बिकने के चांसेस जो हैं वो मिनिमम हैं, तो फिर बेहतर क्या है कि आप अपने लिए लॉन्ग टर्म लोन जो है वो ले लें और लॉन्ग टर्म लोन के थ्रू कर्जा जो है वो या पैसे जो है वो रेज करें। टैक्स, इफ रेट्स आर हाई इन इंटरेस्ट सेव टैक्स द मोर डेट माइट बी अप्रोप्रिएट। ये जो हम पढ़ के आए हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा क्या होती है, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा वन माइनस टैक्स होती है, कॉस्ट ऑफ डेट हमेशा आफ्टर टैक्स होती है। तो जब केडी आफ्टर टैक्स होगी तो इसका मतलब क्या होगा, केडी आफ्टर टैक्स होने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है वो टैक्स बेनिफिट होता है। जब भी कभी हम कर्जा लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट जो है उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप शेयर इशू करेंगे तो किसी किस्म का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बार बार ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले ही पे किया जाता है और डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद आता है। तो हर वो खर्चा जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स से या सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पे किया जाता है, इसका मतलब वो हमारे टैक्स की लाइबिलिटी को कम कर रहा है, क्योंकि हर वो खर्चा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पे किया जा रहा है वो हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कम करता है। तो जब आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो गया तो उसके ऊपर टैक्स भी कम हो जाएगा, लेकिन डिविडेंड उसके बाद दिया जाता है इसलिए उसके ऊपर किसी किस्म की भी कोई टैक्स सेविंग नहीं होगी।
द डेट इफेक्ट ऑन अर्निंग्स पर शेयर, आमतौर पे जब हम कर्जा लेते हैं तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स उतने ही होते हैं। इसलिए आमतौर पे जब आप कर्जा लेते हैं तो आपकी अर्निंग्स पर शेयर बढ़ जाती होती है। If a company can generate return on capital in excess of interest payable on debt, increasing financial gearing will raise EPS, जो मैंने यहाँ पर बात कर दी कि अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं और उसको इन्वेस्ट करके आपका इनकम बढ़ रही है, तो एक तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर टैक्सेबल बेनिफिट मिल रहा है, दूसरा नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो उनके अनचेंज होने की वजह से आपकी अर्निंग्स पर शेयर जो है वो बढ़ जाएंगी। Gearing will, however, also increase the variability of returns for shareholders and increase the chance of corporate failure. डेफिनेटली भी जब कर्जा बढ़ेगा तो रिस्क बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा, या मैं कहता हूँ कि बैंकरप्सी रिस्क बढ़ जाएगा। तो जब भी आपने कर्जा ले लिया और उसके अगेंस्ट नॉन करंट एसेट मोर्गेज करा दिया, और इस चीज़ के बहरहाल चांसेस हमेशा होते हैं कि कर्जा शायद कंपनी टाइमली ना दे सके, तो जब कंपनी कर्जा टाइमली नहीं दे सकेगी तो कंपनी को क्या फेस करना पड़ेगा? कंपनी को बैंकरप्सी फेस करनी पड़ सकती है। अगर फर्ज करें कि किसी स्टेज पर कंपनी की रेवेन्यू या कंपनी के कैश फ्लोज या कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन रही रहता, तो उस सूरत में भी कंपनी को क्या होगा? नुकसान होगा, कारपोरेट फेलियर होगा, और कंपनी अपने इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन की लाइबिलिटी टाइमली सेटल डाउन नहीं कर सकेगी। Investor will only start to tolerate the risk from the increased gearing if their EPS increases. इन्वेस्टर सिर्फ उस वक्त लॉन्ग टर्म लोन के बर्डन को बियर करने के लिए तैयार है अगर उसकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, अगर वो पैसा सही जगह पे यूटिलाइज होकर बिजनेस की रेवेन्यू बढ़ा रहा है, बिजनेस के ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को बढ़ाता है, उसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाता है, और अल्टीमेटली ईपीएस को बढ़ाता है, तो इन्वेस्टर को प्रॉब्लम नहीं है। Sufficiently to compensate them for this risk. It is useful to discover when it occurs. इसलिए वो वो उसके बारे में कंसर्न होगा कि ये जो कर्जे के थ्रू पैसा लिया जाएगा ये यूटिलाइज कैसे होगा, और इसका फ्यूचर में मेरी इनकम के ऊपर, मेरी अर्निंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट आना है। Question to consider: when will EPS increases? A company has $5,001 in issue and pays tax at 30%. It wants to raise $1 million to invest in a project, and it can either issue 250,000 shares at $4 each current market value, तो अगर इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास $1 million आ जाएगा। Issue $1 million 8% debenture. What profit before interest and tax will result in the same EPS under both methods of finance? 1 million रेज करना है जी, और है एक है कि शेयर इशू कर लें, दूसरा है कि लोन नोट्स ले लें। अभी कंपनी के इस वक्त 5 मिलियन शेयर में $1 ईच, कंपनी टैक्स पे करती है 30% का। A company has $5,001 share in issue and pays at a tax of 30%. It wants to raise $1 million to invest in a project. It can either issue 250,000 $4 पर, या दूसरा ऑप्शन है कि 8% के डिबेंचर्स। प्लान ए ईपीएस इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस, अभी कोई हमारे पास इंटरेस्ट नहीं है, इनटू 1 माइनस टैक्स, डिवाइडेड बाय करंट शेयर्स हैं जी आपके पास 5 मिलियन के, और प्लस आप नए 250,000 इशू करना चाह रहे हैं 0.25 मिलियन के शेयर। प्लान बी कहता है कि अभी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो भी आपके पास एक्स अमाउंट है, अब आपको उसके ऊपर 1 मिलियन के ऊपर 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, करंटली कोई इंटरेस्ट नहीं था, इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय, फिर ये 5 मिलियन शेयर ही रहेंगे क्योंकि अब आप कर्जा ले रहे हैं तो शेयर अनचेंज होंगे। तो इस सूरत में क्या होगा जी कि पी बी आई टी इंटू 0.7, क्या 0.7 है जी, ये बड़ा 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय 5.25, पहले वाली सिचुएशन जिसमें हम शेयर इशू कर रहे हैं या इक्विटी इशू कर रहे हैं,
तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा जी, इज इक्वल टू, इसको हम ऑल्टरनेटिवली क्या देख रहे हैं, इसके इक्वल, कि अगर कर्जा ले लें तो पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू वन माइनस टैक्स, वन माइनस टैक्स क्या हो गया, वन माइनस 0.3 0.7 बन गया, फिर डिवाइडेड बाय 5 मिलियन शेयर भी रहेंगे क्योंकि वो अन चीज है। इस सूरत में आपका पीबीआईटी है 0.9524 और यहाँ पर आपके पास पीबीआईटी है -0.08। सो द पीबीआईटी, इसको जो हमने ऐड कर लिया या नेट ऑफ कर लिया, तो हम क्या कह रहे हैं जी, कि हमारे पास पीबीआईटी की अमाउंट कितनी बन जाती है, हमारे पास पीबीआईटी की अमाउंट है 1.68 मिलियन। if PBIT 1.68 million, or if PBIT is greater than this, that is viable and EPS will increase। फिर तो क्या करना चाहिए, फिर तो डेट आपके लिए वाइबल है, आपको ये ले लेना चाहिए क्योंकि आपका अर्निंग्स पर शेयर जो वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपका पीबीआईटी 1.68 मिलियन से कम है तो फिर आपको ये बोरो नहीं करना चाहिए है। तो ये था जी हमारे पास effect of EPS। Question to consider: current earnings per share 2.3 and there are 3 million shares in issue. There is 1 million of debt and reserves are 4 million. A new project required 2 million and this can be financed by 10% loan or issuing by 1 million shares at $2. New project will produce pre-tax earnings of 300,000 per year and the tax rate is 30%. Evaluate the effect of the project on EPS and gearing at under each type of financing। करंट अर्निंग्स पर शेयर हैं जी हमारे पास 2.3, 3 मिलियन शेयर हैं $1 ईच, देर इज $1 मिलियन ऑफ डेट एंड रिजर्व्स आर 4 मिलियन। न्यू प्रोजेक्ट है जी हमारे पास 2 मिलियन चाहिए हमें, आइदर लॉन्ग टर्म लोन ले लें 10% पर या नए शेयर इशू कर दें। न्यू प्रोजेक्ट हमें प्रोड्यूस करेगा प्री टैक्स अर्निंग्स ऑफ 300,000, टैक्स रेट 30% है। तो पहली चीज है जी आपकी करंट गियरिंग। करंट गियरिंग कितनी है जी, करंट गियरिंग है हमारे पास, करंट बता दिया कि 3 मिलियन के शेयर्स हैं, 1 मिलियन का डेट है, 4 मिलियन के रिजर्व्स हैं। तो करंट गियरिंग लॉन्ग टर्म लोन 1 मिलियन डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी 3 मिलियन शेयर्स इनटू पार वैल्यू 1 प्लस रिजर्व, तो करंट है जी 14.3। गियरिंग रेशियो ऑन इक्विटी इशू, अगर आप नए शेयर इशू करेंगे तो गियर करंट लोन तो उतना ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 3 मिलियन में नए शेयर्स 1 मिलियन के ऐड हो जाएंगे, टोटल 4 मिलियन बन जाएगा और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिजर्व्स में भी 4 मिलियन से बढ़ के हमारे रिजर्व हो गए 5 मिलियन। 5 मिलियन कैसे हो गए जी, कि हम ये कह रहे हैं कि नए शेयर्स 1 मिलियन इशू कर रहे हैं $2 ईच, तो 1 मिलियन शेयर्स की पार वैल्यू है 1, तो ये 1 कर रहा है 1 बिलियन, फिर 1 मिलियन नए शेयर्स इशू कर रहे हैं हम $1 के, ये बन रहा है प्रीमियम, तो ये टोटल हमारे पास आ गया 1 मिलियन, तो इसका सम हमारे पास आ जाएगा 2 मिलियन। तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट, अब ये 2 मिलियन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 मिलियन इधर कर दिया और 1 यहाँ कर दिया, तो गियरिंग रेशियो ऑन इक्विटी शेयर आपके पास आ गई है 11.1%। गियरिंग रेशियो ऑन डेट इशू, पुराना कर्जा आपके पास 1 मिलियन है, अब अगर आप नया कर्जा ले लेते हैं, लोन नोट्स ले लेते हैं, शेयर इशू नहीं करते, तो फिर 2 मिलियन डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में ऑर्डिनरी शेयर्स आपके एज इट इज रहेंगे, प्लस आपके रिजर्व्स भी वही हैं, उसमें भी चेंज नहीं है। पहले तो 1 मिलियन का इंक्रीज मैंने आपको बता दिया कि ये 1 मिलियन का इंक्रीज यहाँ पर आया है शेयर प्रीमियम का, ये हमने टोटल 2 मिलियन को
दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 1 मिलियन चला गया था ऑर्डिनरी शेयर में और 1 मिलियन चला गया शेयर प्रीमियम में। तो अब आपकी फाइनेंशियल गियरिंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है करंट के मुकाबले में और 42.9% पर चली गई है। इसके बाद जी करंट आपके पास ईपीएस है 2.3। जब आप शेयर्स इशू करेंगे तो 2.3 इंटू 3/4। 3/4 का मतलब ये क्या हुआ कि आपके पास अब नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 4 मिलियन हो गए हैं, पहले 3 मिलियन थे। प्लस 0.3 इंटू 0.7 डिवाइडेड बाई 4। 0.3 क्या है जी हमारे पास? 0.3 हमारे पास टैक्स रेट है, तो वो हमारे पास जो आ रही है ईपीएस ड्यू टू इशू ऑफ इक्विटी, वो आ रही है 1.78। कर्जे की सूरत में ये 2.3 ये रहेगा प्लस 0.3। 0.3 क्या चीज़ है? ये न्यू अर्निंग्स है। यहाँ पर भी क्या था 0.3, ये न्यू, या न्यू की जगह हम बेहतर वर्ड यूज कर लेते हैं एडिशनल अर्निंग्स। तो ये 0.3 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशनल प्रॉफिट को। तो ये हमारे पास एडिशनल प्रॉफिट है, लेकिन ये प्री टैक्स है, इसीलिए ये 1 माइनस टैक्स शो किया जा रहा है और इसका डायरेक्टली 70% हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि तो आपके पास ये आ गया एडिशनल प्रॉफिट माइनस क्या हो रहा है? जब डेट इशू कर रहे हैं तो माइनस हो रहा है हमारे पास से इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। ये आपका माइनस हो गया इंटरेस्ट, तो आपके पास रह गया 2.32। ये 0.2 कहाँ से आएगा जी? ये आप लोन ले रहे हैं 2 मिलियन का और 10% आपका इंटरेस्ट है, तो 2 मिलियन इंटू 0.1